आइए हम लोग जो है पॉइंट देखते हैं, वेब क्रिपलिंग, वेब वैकुंचन क्या होता है। एक पिछले वीडियो में बताया गया, परिभाषा आपकी ड्राइंग बताई गई। वेब वैकुंचन मतलब वेब क्रिपलिंग मतलब होता हमारा है कि वेब का कहीं से पंगु हो जाना। ये हमारा क्या है, वेब क्रिपलिंग का पॉइंट है। वेब का कहीं से पंगु हो जाना या जो है विकलांग हो जाना, वेब विकलांगता कहलाती है। क्यों होती है बताया गया, वेब की धारण क्षमता में कमी के कारण वेब विकलांगता होती है। क्या, बेयरिंग कैपेसिटी में कमी के कारण वेब विकलांगता होती है। इसके ऊपर एक डेरिवेशन किया गया है, इसके ऊपर एक डेरिवेशन किया गया है। डेरिवेशन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए पहले, उसके बाद डेरिवेशन करता हूँ मैं। डेरिवेशन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहाँ पे बीम है, बीम का ये मध्य का हिस्सा है, बीम का ये आलंब का हिस्सा है। मध्य के हिस्से पर एक बियरिंग प्लेट रखा गया है। क्या रखा गया यहाँ पे, एक धारण बियरिंग प्लेट, एक धारण प्लेट रखा गया है। इस बियरिंग प्लेट पर जो है, प्लेट पर ऊपर से डब्लू भार लगाया गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, बियरिंग प्लेट की जो लेंथ है यानी जो विड्थ है वह बी है, वह फ्लैंज पर रखा गया है। जो फ्लैंज होता है यहाँ आइसोमेट्रिक बना हुआ है, ऊपरी फ्लैंज मैंने काट के निकाल दिया, उस पर रखा हुआ था। और उसके बाद जो है जब भार लगा बेयरिंग प्लेट पर, टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करने का प्रक्रिया है बेयरिंग प्लेट लगाकर धरन के मध्य में किया जा रहा है। यहाँ दो पार्ट में, दो भाग में इसका जांच किया जाता है। कहीं से विकलांग तो नहीं है, तो जांच करने का एक जो है पार्ट होता है धरन के मध्य में, एक पार्ट होता है धरन के आलंब पर। तो हम अभी मध्य की बात कर रहे हैं। बेयरिंग प्लेट पर भार लगाने के बाद जो होगा, अब चूंकि बेयरिंग प्लेट फ्लैंज पर रखी हुई है, तो बेयरिंग प्लेट भार जो होगा वह फ्लैंज से 30 डिग्री कोण पर, यहाँ 30 डिग्री कोण बनाया गया है, 30 डिग्री कोण पर वितरित होते हुए, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वह वेब पर, चूंकि एक कौन हिस्सा है, ये हमारा फ्लैंज का हिस्सा है, ये हमारा वेब का हिस्सा है, तो वेब पर B1 चौड़ाई में पहुंचा जा रहा है। देखो, वेब पर B1 चौड़ाई में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, वितरित हो रहा है दोनों तरफ से। कितने डिग्री कोण पर, 30 डिग्री कोण पर। सेम देखा जाए तो प्रक्रिया यहाँ पे लागू हो रही है। आलंब पर प्रक्रिया, आलंब का रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है। बेयरिंग प्लेट रखा गया है, रखने के बाद जो है जब यहाँ पे बेयरिंग प्लेट की चौड़ाई कितनी है, B है, फ्लैंज पे रखा हुआ है, निचली फ्लैंज पे रखा हुआ है। जब प्रतिक्रिया जाएगी तो प्रतिक्रिया जो है, जो कि आलंब के एक तरफ से एंड होता है, कोई मतलब नहीं उसका है, आलंब के अंदर के भाग में जांच करेंगे हम लोग, धरन के अंदर भाग जांच करेंगे हम लोग। धरन के अंदर भाग भी वो सेम कॉन्सेप्ट है, 30 डिग्री कोण पर भार वितरित होके वेब पर B1 चौड़ाई में आ जाएगा। तो हम यहाँ आलंब, हम यहाँ पे मध्य भाग, दो हिस्से की बात करेंगे। यहाँ आपका जो है मध्य भाग का एक डायग्राम फ्लैंज काट दिया मैंने, आइसोमेट्रिक शेप में बनाया है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक शेप बनाया तो सबसे पहले जो है इसे पॉइंट लिख लेंगे हम लोग कि फ्लैंज पर B चौड़ाई का एक बेयरिंग प्लेट रखा गया है, इसके ऊपर भार W लगा हुआ है। बेयरिंग प्लेट के द्वारा भार जो होगा 30 डिग्री कोण से वितरित होके वेब पर B1 चौड़ाई तक पहुंचेगा। दूसरी बात, कुछ और डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन ये देखना हमें है कि हमारा पूरी जो साइड व्यू देखा जाए तो पूरी डेप्थ जो हमारी D है, हाइट जो है इस कॉलम, इस जो है आई सेक्शन की, उसके बाद ऊपरी फ्लैंज की चौड़ाई H1 है, इसको H1 वैल्यू है, बीच की वैल्यू कितनी जाएगी, वेब की लेंथ कितनी जाएगी, D-2H1। और यहाँ पे वेब की मोटाई, थिकनेस, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, देखो वेब हमारा ये होता है, इसकी मोटाई कितनी मानी गई है, TW मानी गई है, TW मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए अब हम शुरू करते हैं धरन के मध्य में जांच। अब हम लोग जो है यहाँ धरन के मध्य में बेयरिंग प्लेट रखकर अब इसकी जांच कर रहे हैं, क्या यह वैकुंचन में सेफ है कि नहीं, क्रिपलिंग में सेफ है कि नहीं सेफ है। तो आइए, धरन के मध्य में बेयरिंग प्लेट रखा गया और वितरित कोण हुआ 30 डिग्री कोण पे, चौड़ाई कितनी हो गई, B1 हो गई। और यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे हम लोग धरन के मध्य में वेब क्रिपलिंग की जाँच। सबसे पहले हम बनाएंगे कि यहाँ पे B1 क्या है, भार वितरित होने के बाद आपके वेब की कितनी चौड़ाई तक भार डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि भार फाइनली जो है यहाँ से पहुँच कर वेब पे जाएगा ना, वेब के बाद ही नीचे चिपकाएगा। फ्लैंज बड़े चौड़ा है, फ्लैंज इतना चौड़ा था हमारा, लेकिन वह संकुचित होके कम होके वेब पे आ जाएगा, वेब के बाद फिर संकुचित होके फैल के यहाँ नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो अब हमें वेब पे देखना है। क्लियर, तो अब जो है यहाँ पे हमें B1 जानना है, B1 कितना आएगा। अब देखो यहाँ
B1 इक्वल टू क्या होगा, B1 इक्वल टू होगा B और प्लस जो 30 डिग्री के कोण से इतना इधर गया यहाँ पर B प्लस इधर से x वैल्यू, इधर से x वैल्यू, है ना। तो यहाँ होगा B1 इज इक्वल टू हुआ B प्लस 2x। अब हमें जानना है x की वैल्यू कितनी आएगी। आइए देखा जाए। यहाँ अब मैं किसी एक तरह का वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पॉइंट हमारा है, यहाँ वर्टिकल, यहाँ पे 30 का जो है विस्थापन हुआ और यहाँ वितरित हुआ। यहाँ वैल्यू हमारी x निकालनी है। यहाँ देखो x निकालनी है। अब ये ले लीजिए, या x निकालनी हमें है। कोण कितना 30 का बना और हाइट कितनी हमारी है, h1 हाइट हमारी है। यहाँ इसकी हाइट है h1 है। ये वैल्यू कितनी हमारी है, 30 की वैल्यू हमें है। हमें x निकालना है। इस समय x निकालना है तो पे क्या है, लंब है। 30 सामने कोण क्या लंब होता है। लंब के बाद यह कर्ण है, ये क्या है, आधार है, आधार है। चलिए तो यहाँ पे जो है 30 का कोण बन गया। 30 सामने भुजा लंब होती है, पता हमें है। कोण कोई भी हो लंब होती है। एक बड़ी भुजा कर्ण हो गई, एक भुजा आधार होती है। इस प्रकार से h1 हमारा आधार वैल्यू हो गई, ये हमारी लंब वैल्यू हो गई, ये हमारी कर्ण वैल्यू हो गई। हमें निकालना है x की वैल्यू। तो हमें अप्लाई कर दो tan 30, tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, x है, आधार क्या है, h1 है। इस प्रकार से हमारे x की वैल्यू आ गई h1 tan 30 और 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इस प्रकार से h1 √3 यानी x की वैल्यू जो हमारी हो गई h1 √3। तो यहाँ रख दे हम लोग। तो b इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B प्लस 2 इंटू यहाँ हो गया h1 √3। इस प्रकार से यहाँ B1 का वैल्यू आ गई। अब जो है अगला पॉइंट, भार W आया फ्लैंस के माध्यम से। B1 इतनी वेब जो हमारी है, वेब की लंबाई पे आया। अब वेब की चौड़ाई कितनी है, TW है। इस प्रकार से वेब का क्षेत्रफल, वेब ऐसे कर सकते हैं, भार सहन करने वाले वेब की एरिया, कितनी एरिया बन रही है वेब की एरिया, वेब की एरिया। अब इस ए ले लो, चलो वेब की एरिया ए इक्वल टू क्या हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है B1 और चौड़ाई कितनी बन रही है TW। इस प्रकार से यहाँ पे अब B1 वैल्यू कितनी होगी, B1 वैल्यू हमारी B प्लस 2h1 √3 होगी हमारी। अब चलते हैं आगे। अब ये देखना है इतना क्षेत्रफल है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना W भार आ रहा है, तो यहाँ पे कितना प्रतिबल उत्पन्न हुआ देखेंगे। अतः या अब वेब पर उत्पन्न धारण प्रतिबल यानी कितना प्रतिबल सहन किया जा रहा है। W भार सहन किया जा रहा है, इतनी एरिया में सहन किया जा रहा है, तो इकाई एरिया में कितना सहन किया जाएगा उसको बोलेंगे प्रतिबल। तब उसको बोलेंगे वेब पर उत्पन्न धारण प्रतिबल। अब कोई पता है प्रतिबल इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना है, W बल है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल हमारा है A है। आगे चला जाए, W की वैल्यू W मान लीजिए, A की वैल्यू कितनी हमारी है B1 गुणे TW। आगे एक पद बढ़ा सकते हैं आप लोग हैं। W की वैल्यू W है। यहाँ पे B1 की वैल्यू कितनी हमारी है B प्लस 2h1 √3। इस प्रकार से आगे इंटू TW। इस प्रकार से यहाँ पे इतना धारण प्रतिबल, या इसको सिग्मा B कर दीजिए। चलिए अब उत्पन्न धारण प्रतिबल, उत्पन्न धारण प्रतिबल हमारा जो है इतना कितना हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। अब ये देखें, हम जानते हैं, चलिए तो यहाँ पे जो है आपको कितना उत्पन्न प्रतिबल हुआ, कितना उत्पन्न धारण प्रतिबल हुआ, इतने भार के बटे इतना क्षेत्रफल हो गया, इतना हो गया। अब आइए और चलते हैं कुछ और बातें करते हैं। हम जानते हैं क्या, इस्पात का मानक धारण प्रतिबल सिग्मा B इज इक्वल टू 0.75 Fy होता है। आपको
धारण प्रतिबल, बंकन प्रतिबल, तनन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, इन सबकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। और पता होना चाहिए कि यदि आपको जो है सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस की बात किया जाए, शुरू से करता हूँ मैं, हाँ पहले टी से देख लीजिए। सिग्मा टी तनन प्रतिबल कितना होता है 0.6 FY होता है। यहाँ पे अपरूपण प्रतिबल कितना होता है सिग्मा S इज इक्वल टू 0.40 FY से 0.45 FY होता है। उसी प्रकार से यहाँ सिग्मा बेंडिंग के जो नमन प्रतिबल जो होता है बेंडिंग, वह कितना होता है 0.67 FY। यहाँ पे सिग्मा बियरिंग यानी कि बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है स्टैंडर्ड 0.75 FY। इस तरह से जो है आपकी स्टैंडर्ड कुछ वैल्यू होती है जो इस्पाती संरचनाओं में लागू की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो है बियरिंग स्ट्रेस कितनी है 0.75 FY है। तो अब यहाँ पे किसी भी इस्पात किसी भी ग्रेड का इस्पात हो उसके लिए इतनी क्षमता अधिकतम है कितनी 0.75 FY। इतना उसको उत्पन्न हुआ है तो बताइए क्या होना चाहिए सुरक्षित होने के लिए? उत्पन्न वैल्यू जो है इसके मानक वैल्यू से हमेशा क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। किसी व्यवस्था में जो है आपका किसी भी जो है क्षमता से अधिक उसमें बल या प्रतिबल उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्षमता कितनी है 0.75 FY। उत्पन्न वैल्यू कितनी है, इतना उत्पन्न प्रतिबल आपका है। तो क्रिपलिंग में सुरक्षित के लिए वेब क्रिपलिंग में सुरक्षित के लिए उत्पन्न प्रतिबल लेस देन या इक्वल टू, लेस देन तो अच्छी बात है, यदि बराबर हो गया तब भी सुरक्षित रहेगा। वैल्यू जो है उसकी मानक वैल्यू से कम होना चाहिए। यही हमारा जो है इसको डेरिवेशन करना है क्या उद्देश्य हो गया, या इसकी जांच करने की क्रिपलिंग की जांच करने का उद्देश्य हो गया। रुकिए अभी क्या हुआ कि अभी हम लोग आलम पे चेक कर लिए, उसी प्रकार से सिमिलर जो है अभी हम मध्य में चेक कर लिए, धरण के मध्य में चेक कर लिए। सेम प्रोसेस में हम लोग आलम पे भी चेक कर सकते हैं। बस अंतर क्या होगा कि यदि हम यहाँ पे धरण के मध्य में, यहाँ यदि हम धरण के आलम की बात करें, आलम पर बात करें तो आलम पे आप देखेंगे तो आलम में यहाँ पे B1 कितना होगा, B1 इक्वल टू क्या B प्लस, यहाँ पे बस एक तरफ वितरित हो रहा है तो यहाँ B प्लस क्या होगा, B प्लस ओनली X होगा, यानी 2 नहीं होगा। यहाँ H कर दीजिए, सिमिलर पॉइंट चलेगा हमारा, यहाँ आके 2 नहीं रहेगा। सेम पॉइंट फिर आप कहेंगे और यहाँ कितना बल उत्पन्न हो रहा है, यहाँ रिएक्शन R हो रहा है, यहाँ रिएक्शन R है, चूँकि यहाँ रिएक्शन R जा रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से इतना प्रतिबल आलम पर उत्पन्न हो रहा है। तो फिर आप पॉइंट कहेंगे कि आलम पर यहाँ पे वेब क्रिपलिंग में सुरक्षित के लिए उत्पन्न प्रतिबल लेस देन 0.75 FY, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू हमारा 0.7 FY ही रहेगा, 0.75 FY ही रहेगा। लेकिन बस हमारा कितना कहाँ उत्पन्न हुआ, कितना कहाँ उत्पन्न हुआ, ये वैल्यू हमारी विचरण कर सकती है, वैल्यू हमारी डिफरेंट हो सकती है। धन्यवाद।